हिंदवी स्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूँ। भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्हें भी वंदना अर्पित करता हूँ, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज हमें दिए। ऐसी आई जिजाऊ माँ साहेब आज तिथि के अनुसार जिनकी पुण्यतिथि है, ऐसी लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर और महिलाओं के शिक्षा की पुरोधा क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इन सभी शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति को मैं वंदन करता हूं। आज इस शक्ति संवाद में मंच पर उपस्थित हमारे विधान परिषद के सभापति श्री राम शिंदे जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, उपाध्यक्ष श्रीमती नीलम तय गोरे, जरा उधर थोड़ा आवाज कम करेंगे, थोड़ा बोलिए, बंद करिए उसको। हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा और जिनका कल ही जन्मदिन हुआ है, ऐसी हमारी विजयाते राहटकर, हमारी मंत्रिमंडल में हमारी सहयोगी हमारी छोटी बहन अदिति तय तटकरे, हमारे साथी मंत्री श्री बाबा साहेब पाटिल, हमारी राज्य मंत्री मेघनाते बोर्डीकर, श्री पंकज भोयर, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजित किया। ऐसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती रूपाली तय चाकणकर, हमारे महिला आयोग की सदस्य श्रीमती डेलिना खोंगडुप, श्रीमती ममता कुमारी, डॉक्टर अर्चना मजूमदार, हमारी महाराष्ट्र की विधायक मनीषा तय चौधरी, विद्या तय ठाकुर, चित्रा तय वाघ, यहाँ पर उपस्थित जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती राधिका चक्रवर्ती, हमारे भिन्न भिन्न राज्यों से यहाँ पर पधारी हुई महिला आयोग की अध्यक्षा, सदस्य सचिव, सदस्य, सभी पधारी हुई हमारी बहनें और उपस्थित, मैं ऐसा कहूँगा माइनॉरिटी में उपस्थित हमारे सभी भाई। ऐसा बहुत कम होता है कि भाई माइनॉरिटी में होते हैं और बहनें मेजॉरिटी में होती है, लेकिन समाज का यही चित्र अपेक्षित है कि जहाँ हर जगह हमारी बहनों का सहभाग, उनकी सहभागिता हमें बड़े पैमाने पर दिखे। सबसे पहले आप सभी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर महाराष्ट्र में आए हैं, इसलिए महाराष्ट्र की सरकार की ओर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि शक्ति संवाद एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, एक बहुत ही कारगर संवाद मुंबई में हो रहा है और राज्य के और देश के महिला आयोग ने मिलकर इस संवाद के लिए मुंबई को चुना, इसलिए उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि महिला आयोग के माध्यम से पूरे देश में और हर राज्य में महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव को समाप्त करते हुए एक समता और समानता हम लोग किस प्रकार से लाए, इसकी ओर ध्यान दिया जाता है। और इसके चलते
महिलाओं की सुरक्षा हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास और इसमें जो सरकारी तंत्र है उस तंत्र को सजग रखने का प्रयास ये महिला आयोग के माध्यम से होता है। और मुझे बहुत खुशी है, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे हमारा महाराष्ट्र का महिला आयोग हो, ये लगातार अपने भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे सरकारी तंत्र को जागृत रखता है। और कहीं तंत्र अगर पटरी छोड़ता है तो उसको पटरी पर लाने का काम भी ये लोग करते हैं, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जेंडर इक्वालिटी के बहुत बड़े पक्षधर है और कोई भी वैश्विक नेता इस बात को समझता है कि अगर हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं तो उसका रास्ता ये लैंगिक समानता से, जेंडर इक्वालिटी से ही गुजरता है। दुनिया के इतिहास में हमने ये देखा कि जहां जहां विकास की ओर जिन जिन राष्ट्रों ने अपना प्रवास किया है उस प्रवास में लैंगिक समानता उस प्रवास का एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आज हम विकसित भारत की ओर जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना हमारे सामने रखी है। और ये जो विकसित भारत है ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारी जनसंख्या का 50% हिस्सा इस विकास की यात्रा का भागीदार होगा। और इसी के चलते हम देख सकते हैं कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री महोदय की सारी योजनाएं ये स्त्री लक्षित योजनाएं हैं, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने वाली योजनाएं हैं। और आज एक बदलाव भी हम लोग देख रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर ये जो शुरुआत हुई वो लखपति दीदी की ओर जा रही है। ये भी हमारे लिए एक बहुत सुखद इस प्रकार का परिवर्तन है। हमने अक्सर ये देखा कि दुनिया में चाहे पहले यूरोप हो, फिर अमेरिका हो, उसके बाद जापान, कोरिया, चाइना, ये सारी अर्थव्यवस्थाएं विकसित अर्थव्यवस्थाएं बनी। किंतु अगर हम इनके विकास की प्रक्रिया को देखें तो यहां पर भी जब तक उन्होंने जेंडर इक्वालिटी का महत्व नहीं समझा तब तक इनको विकसित सामाजिक व्यवस्था के रूप में नहीं देखा गया। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन जैसे जिसको बड़ा आधुनिक देश समझा जाता है उसको भी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार सौंपने के लिए एक बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा। और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यह अधिकार वो दे पाए। मैं तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान ने सभी भेदों को समाप्त कर दिया है। न जाति भेद है, न लिंग भेद है। हमारे संविधान ने हर व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में समान अधिकार सौंपा है, सभी को समान अवसर दिया है। और इसी संविधान के चलते हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर इस यात्रा को देखेंगे तो जब जब इन सभी राष्ट्रों को ये समझ में आया और उन्होंने अपनी जनसंख्या का 50% हिस्सा जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को मानव संसाधन के रूप में विकसित किया,
और देश की अर्थव्यवस्था के दूसरे चक्र के माध्यम से जब उनका इस्तेमाल किया तो बड़ी तेजी के साथ उनकी अर्थव्यवस्थाओं ने एक प्रकार से जंप ली और वो सारी अर्थव्यवस्थाएं विकसित बनी। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत भी अब उस ओर अग्रसर हो रहा है। देश की सरकारों को यह ध्यान में आया है कि महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का रोजगार, ये केवल एक अधिकारिता की बात नहीं है। अधिकारिता तो उसमें मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का उपकरण है। और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन अगर तेजी के साथ करना है तो इसमें हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने हमारी जो बच्चियां हैं उन बच्चियों को केजी टू पीजी पूर्ण रूप से जो शिक्षा है उसको मुफ्त में शिक्षा देने का निर्णय किया। और आज चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, एमबीए हो, बीबीए हो, ऐसे सभी कोर्सेस में हमारी बच्चियां आज पढ़ पा रही है। उनकी शिक्षा का जो आर्थिक भार है वो सरकार संभाल रही है। और इसका परिणाम यह है कि हम लोग मुख्यमंत्री के तौर पर आजकल किसी भी कॉन्वोकेशन में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अगर यूनिवर्सिटी में 100 गोल्ड मेडल होते हैं तो उनमें से 90 गोल्ड मेडल बच्चियों को मिलते हैं और 10 गोल्ड मेडल केवल बच्चों को मिलते हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अवसर दिया तो शक्ति है, और शक्ति है और उसको अगर दबा कर रखा तो उसके परिणाम ये समाज और देश की व्यवस्था पर होते हैं। इसलिए अवसर देना ये बहुत जरूरी है। आज जिसकी यहाँ पर जिसका उल्लेख हुआ, महाराष्ट्र में हमने लाडली बहना जैसी योजना चालू की। हमारी अदिति तटकरे, इन्होंने मंत्री के रूप में बहुत अच्छे तरीके से इस योजना को संचालित किया। आज करीब 2.5 करोड़ हमारी बहनों को हम हर महीने 1500 रुपए ये उनके अकाउंट में देते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब धीरे धीरे ये केवल 1500 रुपए तक सीमित नहीं हुआ। तो महिलाओं में एक क्षमता होती है कि हमारी कुछ महिलाओं ने मिलकर इसके माध्यम से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक तैयार की। ऐसी सारी महिलाओं को इकट्ठा करते हुए और उन पैसों की बचत करते हुए महिलाओं को उसमें से कर्जा देकर और उनको अपने पांव पर कैसे खड़ी कर पाए, इसका एक नया मॉडल तैयार हुआ। अब उस मॉडल को हम लोग हर जिले में रेप्लिकेट करने का विचार कर रहे हैं। प्रयास चालू हो गया है, कुछ जगह उसकी शुरुआत भी हो गई है। और अक्सर हमने ये देखा है और हमारी अदिति ताई इस बात की गवाह भी है कि हम जितनी महिला लक्षित योजनाएं करते हैं तो साधारणतः जो हमारी अलग अलग प्रकार की सरकार की योजनाएं होती है जिसमें हम कर्जा देते हैं, तो भाइयों को जो कर्जा देते हैं उसमें वापस आने का परसेंटेज 50% है, और महिलाओं को जो कर्जा देते हैं उसमें वापस आने का परसेंटेज 100% है। 100%। एक भी पैसा कभी ऐसा होता नहीं है कि महिलाओं ने वापस नहीं किया। और आज ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। अभी अभी जैसे बताया गया कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का कार्यक्रम शुरू किया, तो हमने पहले साल 25 लाख लखपति दीदी तैयार कर ली है। इस साल और 25 लाख लखपति दीदी हमारी तैयार हो रही है और 1 करोड़ बहनों को महाराष्ट्र में हम लोग लखपति दीदी बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्रेडिट लेंगे। लखपति दीदी तो अपने मेहनत से बनेगी, हमारे कार्यक्रम उसमें केवल केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के होंगे, लेकिन उनके बनने के बाद हम ये क्रेडिट लेंगे कि हमने हमारी 1 करोड़ बहनों को यहाँ पर लखपति दीदी बनाया है। पर आज मैं ये देखता हूँ कि ये जो पैशन हमारी महिलाओं में हमको देखने को मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ऐसा कोई उद्योग नहीं है कि जहाँ पर महिलाएं अग्रसर नहीं हो रही है। अभी केवल ये बचत गटों तक ये सीमित नहीं है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर हमारी जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसने महाराष्ट्र में 10,000 महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग दिया है।
और आज उसका उपयोग करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में वो काम करने की कोशिश कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमने महाराष्ट्र के हर जिले में एक मॉल तैयार करना शुरू किया है। ये मॉल ये केवल हमारे महिलाओं के जो बचत गट है उनके लिए हमने डेडिकेट किया है। हमारी महिलाओं के बचत गटों की जो वस्तुएं बनती है वो वस्तुओं की बिक्री के लिए एक मार्केट प्लेस के रूप में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। पिछले कुछ सालों में उसका ब्रांडिंग हो चुका है, उसका एक ई मार्केट प्लेस तैयार हो चुका है और मुझे लगता है कि एक आंदोलन के रूप में आज ये सारा कार्य बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। और मेरा विश्वास है कि अपने पांव पर हमारी जो महिलाएं वो खड़ी होने में एक गति अब महाराष्ट्र में तैयार हो गई है। इसके साथ साथ निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा ये भी एक बहुत अहम बात है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न हमारे सामने समाज जितना विकसित हो रहा है, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि उतना विकृत भी हो रहा है। जिस प्रकार से आज महिला अत्याचार की बहुत ही जघन्य इस प्रकार की घटनाएं, जिसमें कई घटनाओं में तो मानवता का स्वरूप ही समाप्त हो जाता है। पशुओं से भी खराब बर्ताव जब हम कुछ घटनाओं में महिलाओं के प्रति देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये विकृतियां किस प्रकार से तैयार हुई है। और इन विकृतियों को अगर हमें दूर करना है तो हमें हमारे जो संस्कार है उन संस्कारों को फिर एक बार जागरूक करना होगा। हमारे संस्कारों को हमारी नई पीढ़ी में रोपित करना होगा और विशेष रूप से महिलाओं के प्रति ये बचपन से हमको सिखाना पड़ेगा। और ये अगर सिखाना है तो केवल किताबों में सिखाकर नहीं चलेगा। अपने घरों में हम अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहू के साथ, अपनी बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसको देख देख कर घर के बच्चे बड़े होते हैं। और अगर हमारा व्यवहार अपने घर में भेदभावपूर्ण है तो उसी व्यवहार को लेकर जब वो बच्चा खड़ा होता है, बड़ा होता है, तो उसके मन में कोई सम्मान नहीं होता। उसको तो ऐसा लगता है कि एक उपकरण के रूप में हम महिलाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने घरों में भी उन वैल्यूज को, उन मूल्यों को हम लोग रोपित करने का प्रयास करें, जिससे बचपन से बच्चों के मन में लिंग समानता ये हम लोग तैयार कर पाए और एक सम्मान की भावना भी हम लोग तैयार कर पाए। आज जहां एक और इस प्रकार की बहुत घटनाएं बढ़ रही है, इसकी चिंता है, लेकिन चिंता के साथ साथ एक चीज का मुझे संतोष भी है कि अब महिलाएं चुप नहीं बैठ रही है, वो आगे आ रही है। अब महिलाएं पुलिस केस कर रही है। अब समाज उनको दबा नहीं पा रहा है। अब घर वाले ये बोल नहीं पा रहे कि बेटा आप कंप्लेंट मत करो, नहीं तो खानदान का नाम खराब हो जाएगा। अब ये मानसिकता बदल रही है। इसलिए जब मैं बढ़ता हुआ नंबर देखता हूं तो चिंता तो होती है, लेकिन मुझे पता है कि अगर इस प्रकार के जख्मों को हम दबा कर रखेंगे तो धीरे धीरे वो जख्में इस हद तक पहुंचेगी कि हमको उस अवयव को काट देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इसको बाहर निकालिए, इसको समाज के सामने लाइए, इसके ऊपर चर्चा कीजिए और इसके ऊपर बहुत ही कारगर इस प्रकार की उपाय योजना कीजिए। क्योंकि आज देखिए, शायद ये पहले भी होता होगा, लेकिन आज वो सामने आ रहा है जब हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के अत्याचार में 99% अत्याचार ये या तो उनके रिश्तेदारों के माध्यम से या फिर उनके करीबी या पहचान के लोगों के माध्यम से होते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि समाज की इन विकृतियों को आज हम लोग आगे ला पा रहे हैं। शायद इससे पहले भी ये विकृतियां रही होगी, थोड़ी कम रही होगी, थोड़ी ज्यादा रही होगी, लेकिन इसको दबाने का प्रयास हुआ है। अब ये प्रयास समाप्त हो रहा है और अब आवश्यकता इस बात की है कि अब इसको केवल रजिस्टर करने तक नहीं, तो हम इसको तेजी के साथ हम लोग लॉजिकल एंड पर ले जाए। और मुझे बहुत इस बात का संतोष है कि जो नए कानून भारत सरकार ने तैयार किए हैं, उन नए कानूनों ने अब इस बात का प्रावधान किया है। इससे पहले राज्य अलग अलग प्रकार से नियम करते थे कि हम लोग जल्दी
प्रोसिक्यूट कर पाए, जल्दी चार्जशीट कर पाए, लेकिन अब उसको कानून में ही परिवर्तित करने का काम ये केंद्र की सरकार ने किया है। और तीनों नए कानून एक प्रकार से अब इस प्रकार के जो मामले, इन मामलों को लॉजिकल एंड पर ले जाना और कन्विक्शन तक उनको पहुंचाना, इसके लिए बड़ी तेजी से काम करेंगे। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र में अब हम लोग 90% से भी ज्यादा केसेस में समय से पहले चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको चलाकर इनमें से ज्यादा केसेस में जितनी जल्दी हम लोग अपराधियों को सजा दे पाए वो सजा देने का प्रयास हमारा चल रहा है। और इसमें तो कई जघन्य अपराधों में कुछ दिनों में या कुछ महीनों में अब एक प्रकार से शिक्षा हुई है, दंड हुआ है या बहुत ही पीनल इस प्रकार की एक्शन हुई है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की परिस्थिति है। आज एक और हमारे सामने प्रश्न निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से साइबर स्पेस में आज अलग अलग प्रकार के लैंगिक अपराध बढ़े हुए हैं और इसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। कई बार अलग अलग प्रकार की मॉर्फिंग के माध्यम से उनको धमकियां दी जाती है और फिर समाज के डर से महिलाएं कई बार इसमें ब्लैकमेल होती है। कई बार हमारी लड़कियां एक प्रकार से आत्महत्या करते हुए भी हमको दिखाई पड़ती है। इनके ऊपर भी बहुत कारगरता के साथ और बहुत ही फर्मली हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें ये जैसे एक प्रकार से हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा रही है, वैसे ही ये चीजें हमारे नए प्रश्न भी खड़ी कर रही है। आज किसी का भी चेहरा, किसी का भी आवाज हम लोग मॉर्फ कर सकते हैं, उसको हम लोग वीडियो में परिवर्तित कर सकते हैं, किसी को भी प्रताड़ित कर सकते हैं। ऐसे समय समाज को फर्मली खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एक बात आप ध्यान में रखिए कि डिजिटल फ्रॉड ये हमेशा डिजिटल फुटप्रिंट तैयार करता है। इसलिए इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो उसके लिए हम लोगों को बस कुछ समय का अवधि चाहिए। उस अवधि में हम लोग उसका डिजिटल फुटप्रिंट ये निकाल सकते हैं और तुरंत ये कैसा गलत है, ये कैसा फ्रॉड है, इसको लोगों के सामने लाकर और उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो बीच का समय होता है, इस समय में महिलाओं के साथ कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए, उनको धाड़स देने वाला होना चाहिए, तभी इस प्रकार के ये जो फ्रॉड, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इनमें से हम महिलाओं को बचा पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि इसके लिए भी हमारे महिला आयोग ने बहुत पहल की है। अलग अलग प्रकार से इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य सेवा में भी मुझे ऐसा लगता है कि राज्यों ने और केंद्र सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रकार के इंटरवेंशंस किए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज हमारे समाज में जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों का कारण बहुत बड़े पैमाने पर यह है कि हमारी माताओं को पोषण नहीं मिलता। अगर माताओं को सही पोषण मिले तो माताओं के साथ साथ हमारे बच्चे भी जो पैदा होते हैं वो रोग रहित, इस प्रकार के बच्चे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे बच्चे ये पैदा होते हैं। इसलिए पोषण जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्था को कारगर करना, हमारी जो माताएं हैं या जो माता बनने वाली है, ऐसी जो हमारी बहनें हैं, उनको उचित रूप से स्वास्थ्य की सेवा पहुंचाना, ये सारी चीजें मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत प्रायोरिटी है और राज्य की सरकारें अब इसको प्रायोरिटी से कर रही है। केंद्र ने इसके पीछे बहुत योजनाएं तैयार की है, लेकिन आज भी हमारे आदिवासी इलाकों में हम लोगों को वहां व्यवस्थाएं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ परंपराओं के कारण, कुछ रूढ़ियों के कारण इन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कम होता है। तो उनको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंचा पाए, उनको इसका महत्व बता पाए और वहां पर भी हमारे जो बच्चे पैदा हो वो किस प्रकार से स्वस्थ बच्चे पैदा हो, इस प्रकार का, और बच्चे पैदा होने के बाद माओ का भी स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, इसके ऊपर भी हम लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है। मैं आज इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सारे जो सेक्टर्स है, इसमें बहुत फोकस के साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं और इसमें जिस प्रकार से हमारे विमेंस कमीशन का एक हमको गाइडलाइन मिलती है, इसमें जिस प्रकार से वो लोग लगातार एक इंटरवेंशन करते हैं, ये मैं बहुत स्वागत योग्य इस प्रकार का इंटरवेंशन मानता हूं। आज विजयाताई ने हमसे कुछ अपेक्षाएं भी व्यक्त की है, विशेष रूप से आप जो हमारी सारी कमिटीज का एक सम्मेलन महाराष्ट्र में लेना चाहते हैं, तो
हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी रूपाली ताई उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आप जरूर इस प्रकार का एक कार्यक्रम महाराष्ट्र में लीजिए और हम सब लोग उसमें सहभागिता देंगे, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि जितना नीचे तक इस इंस्टीट्यूशन को हम लोग मजबूत करेंगे तभी हम लोग ग्राउंड पर इसके रिजल्ट्स ला पाएंगे, नहीं तो ये रिजल्ट लाना बड़ा कठिन होगा। तो निश्चित रूप से इस बारे में हम लोग काम करेंगे। और दूसरा, आपने प्री मैरिज काउंसलिंग के बारे में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया में अब बच्चे और बच्चियां जो शादी करना चाहते हैं ये लोग भी असर्टिव है। अब वो ज़माना चला गया कि शादी से पहले मिलते ही नहीं थे, अब तो मुलाकात होती है, बातचीत होती है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें कुछ पहलुओं को अगर वो समझे, इसमें कुछ काउंसलिंग हो। आज हम लोग देखते कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स तभी हम लोग उनमें से हमारी महिलाओं को बाहर निकाल पाएंगे या पुरुषों को भी बाहर निकाल पाएंगे जब प्री मैरिटल इस प्रकार की कुछ जांच होए या उस प्रकार से चीज़ों को हम बता पाए। आज सिकल सेल जैसी, थैलीसेमिया जैसी बीमारियां ये केवल प्री मैरिटल काउंसलिंग से हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है और मेरा विश्वास है कि हमारी जो महिला बाल विकास विभाग की मंत्री है अदिति ताई, ये निश्चित रूप से इसके ऊपर गौर करेगी और इसकी एक हम लोग आपसे गाइडलाइन लेकर इसको महाराष्ट्र में हम लोग हर जिले में और धीरे धीरे उससे भी नीचे तक हम लोग कैसे ले जाए इसका विचार हम लोग जरूर करेंगे। और मुझे इस बात का भी उल्लेख करना, हमारे नीलम ताई भी यहाँ पर है। हमारे नीलम ताई ये महिलाओं के मुद्दों की चैंपियन है और ऐसे बातों को महिलाओं तक ले जाना ये हमेशा उन्होंने किया है, तो ये भी हमको इसमें निश्चित रूप से मदद करेगी। तो मैं आज के इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने शक्ति संवाद के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस फोरम पर सारी चर्चाएं ली है और इन चर्चाओं के माध्यम से जो आप एक मंथन करेंगे, जो चिंतन करेंगे, उसको भी हम लोग समझेंगे और उस चिंतन को और मंथन को आप हमारे पास लाएंगे तो उसको पॉलिसीज में हम कैसे परिवर्तित करें इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमारे सभापति और अध्यक्ष दोनों बैठे हुए हैं, ये ऊपर से हमको गाइडलाइन देकर वो करने के लिए मजबूर करेंगे। इसलिए आपने हमको चारों तरफ से बांध कर रख दिया है कि यहाँ ऐसे ऐसे सारे लोग बुला कर रखे हैं कि हम लोग जो कहेंगे वो हमको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से आपका ये जो संवाद है, इस संवाद को केवल संवाद तक नहीं तो एक्शन तक ले जाने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को